हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। डियर फ्रेंड्स, कल मैंने आपको संवैधानिक सुधार से संबंधित फर्स्ट पार्ट आपको कवर कराया था और मैंने उस 10 मिनट की वीडियो के अंदर आपको जो आपके डाउट बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है आपका, ये आपकी यूनिट नंबर 7 के अंदर यूजीसी नेट के अंदर आपको पूछा जाता है और भी सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो मैंने कल पार्ट 1 के अंदर वो कुछ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स मैंने कवर कराए थे। एक पॉइंट था आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल से संबंधित कि कहां पे कम होते हैं, कहां पे ज्यादा होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको कराया था कि भाई किस प्रकार से हमारे ये जो है इसमें विधि सदस्य ऐड किया गया, कब वो परमानेंट हुआ है ना। इस प्रकार से मैंने 3 जो डाउटेबल जो पार्ट थे वो आपको कवर कराए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा एक बार तो आप जाइए और इसका फर्स्ट पार्ट आप इसका देख लीजिए। आज इसी संवैधानिक सुधार में सेकंड पार्ट में डिस्कस करता हूं जहां पे आप लोगों को डाउट होता है। देखिए, आप एक चीज जानते हैं स्टूडेंट कि आपने देखा कि विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद, ये कई जगह जिक्र इनका होता है आपके संवैधानिक सुधार वाले चैप्टर में, विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद। अभी तक तो आपने क्या देखा, कार्यकारी परिषद थी हमारी, गवर्नर जनरल की हमारी काउंसिल होती थी। लेकिन विधायी परिषद की जो शुरुआत है ये पहली बार 1853 के अंदर देखने को मिलती है। अब आप देखोगे कि दोनों के कार्य को अलग कर दिया गया है। विधायी परिषद के कार्य को अलग कर दिया है, कार्यकारी परिषद के कार्य को अलग कर दिया गया है। एक चीज यहां पे आप ध्यान रखना, सुप्रीम पावर कार्यकारी परिषद को ही दी गई है। विधायी परिषद के ऊपर वीटो का अधिकार कार्यकारी परिषद को दिया गया है। आप एक चीज देखेंगे, अब यहां पे जो शुरुआत होती है डाउट की वो ये होती है कि भाई हमने मान लिया कि विधायी परिषद की शुरुआत या विधान परिषद की शुरुआत 1853 में पहली बार होती है, इससे पहले नहीं थी। संख्या कितनी थी? संख्या थी 6। याद रखना, 1853 में संख्या कितनी थी? 6। उनमें से एक आप देखते थे कि एक जज होगा, 2 जज होंगे, 2 न्यायाधीश होंगे और जो 4 प्रांत है ये आपका कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, चारों से एक एक सदस्य होंगे। यानी कि 4 प्रांतों के सदस्य और 2 जज, यानी कि टोटल संख्या कितनी हुई? टोटल संख्या 6 हुई। तो 6 विधायी परिषद के सदस्य और 6 उधर कार्यकारी परिषद के। उधर कार्यकारी परिषद के 4 तो मैंने गवर्नर जनरल की काउंसिल बताई थी, एक आपका गवर्नर जनरल उसी का और एक सेनापति होता था। 6 वहां पे मिलके हो गए थे, ठीक है। तो 6 और 6 ये आप यहां तक समझ गए हैं। अब मैं बस सिर्फ विधायी परिषद बताऊंगा आपके कैसे विस्तार होता है। ये 1853 की कहानी है। अब आप देखोगे 1861 में पहला जो ये भारतीय परिषद अधिनियम आता है, वहां पे थोड़ा सा विस्तार किया गया है। विस्तार किया गया है कि इसके अंदर कम से कम विधायी परिषद में जो 6 मेंबर थे, कम से कम 6 होने चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा इसमें 12 मेंबर रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 मेंबर रख सकते हैं। यह बात यहां पे किसमें बोली गई? 1861 के अंदर। फिर जब आप 1861 से 1892 के अंदर आते हैं तो 92 में क्या बात बोली गई कि कम से कम आप 10 मेंबर तो रखने ही होंगे। इससे पहले 6 मेंबर कम से कम होने थे, 1892 में 10 मेंबर तो कम से कम आपको रखने ही होंगे। अधिक से अधिक आप 16 मेंबर यहां पे रख सकते हैं, 16 मेंबर यहां पे विधायी परिषद के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद जब आगे इसका विस्तार होगा 1892 से 1909 पे जाएगा, तो यही जहां पे कम से कम 10, अधिक से अधिक 16 की बात थी, यही 1909 में इनकी जो संख्या कर दी गई, सदस्य संख्या, वो 60 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई ये विधायी परिषद के मेंबरों की संख्या। आप 1909 से 1919 पे आइए। अब देखिए यहां पे 1909 से 1919 में 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या? तो आप बोलोगे 145 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 145 कर दी गई विधायी परिषदों की संख्या। इसके बाद आप 1935 में आइए। 1935 में कितनी हो गई? यही 145 वाली जो संख्या है, यही आपकी 375 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 375। तो शुरुआत 1853 में 6 से हुई, 6 से 1861 में कम से कम 6, अधिक से अधिक 12, 1892 में कम से कम 10, अधिक से अधिक 16, 1909 में 16 से 60 कर दिया गया, 1919 में 60 से 145 कर दिया गया, 1935 में 145 से 375 कर दिया गया। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब दूसरी बात, मैंने बताया था कि जो काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, जो 6 मेंबर जिसके अंदर थे, 1892 तक उसमें कोई भी मेंबर भारतीय नहीं था। 1909 तक भी नहीं था। 1909 में पहली बार एक भारतीय मेंबर को ऐड किया गया, जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एसपी सिन्हा।
1919 में 3 मेंबर हो गए थे, उनमें से भारतीय। लेकिन जो यहां पे आप विधायी परिषद आप देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि विधायी परिषद में मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है आज का, कमेंट में आपने आंसर करना है कि विधायी परिषद में पहली बार भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट के, किस अधिनियम के माध्यम से आया। फर्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से, ठीक है। और आप जानते हैं कि बड़ी संख्याओं में यहां पे भारतीयों को शामिल किया जाता था, बड़ी मात्रा में भारतीयों को शामिल किया जाता था इस विधायी परिषद के अंदर। लेकिन यहां पर भी विधायी परिषद के अंदर भी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों होते थे, यानी कि शासकीय और अशासकीय दोनों होते थे। शासकीयों की नियुक्ति का अधिकार, मनोनीत करने का अधिकार सरकार के पास में होता था, ठीक है। पहला डाउट आप लोगों का विधायी परिषद के संबंध में। दूसरा डाउट, अब कई सारी चीजें आती है, जैसे कि एक वर्ड आता है गवर्नर जनरल के संबंध में बंगाल के मामले में। देखिए आप जानते हैं कि बंगाल का जब गवर्नर जनरल बना था, उसको एक सुप्रीम पावर दी थी, उसको मद्रास और बॉम्बे पे अधिकार भी दिया था, और वह खुद बंगाल के अंदर गवर्नर भी बनता था और बंगाल का गवर्नर जनरल भी बनता था। बंगाल के अंदर गवर्नर भी बनता था और बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल भी बनता था। आप याद रखिएगा 1853 के अंदर जो बंगाल का जो गवर्नर बनता था, उस फुल फ्लैज गवर्नर को समाप्त करके उसकी जगह नया पद जो यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद क्रिएट किया गया। कब? बंगाल के अंदर। तो आप बोलोगे 1853 के अंदर। तो आप बोलोगे 1853 के अंदर। इस बात के ध्यान रखना है आपने कि फुल फ्लैज गवर्नर को समाप्ति और लेफ्टिनेंट गवर्नर की शुरुआत 1853 के अंदर यहां पे की गई। दूसरी डाउट, तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब बजट पर मतदान, बजट पर आलोचना करने के अधिकार से संबंधित बात आती है। मैंने बताया विधायी परिषद की सदस्य संख्या जो 1853 में आ गई, 61 में विकेंद्रीकरण की शुरुआत होगी, प्रांतों के अंदर विधान परिषदें बनने लगी। आप एक चीज देखोगे 1892 में पहली बार ये अधिकार पाओगे आप कि 1892 में पहली बार ये पाओगे आप कि यहां पर बजट पर मतदान करने का अधिकार इनको नहीं प्राप्त हुआ। भारतीयों को बजट पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। आलोचना करने का अधिकार था 1892 में, लेकिन पूरक प्रश्न यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार 1892 में नहीं था। अब इसको थोड़ा आगे रिलेट करिए कि आप बजट पर मतदान का अधिकार 1909 में आ गया था। मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, क्या बजट पर मतदान का अधिकार 1909 में आ गया था? तो इसका आंसर मैं ही दे देता हूं, नहीं। बजट पर मतदान का अधिकार 1909 में नहीं आया था। बजट पर मतदान का अधिकार 1919 के अंदर आया था। हां, यहां पे यह था कि आप पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं आया था। ओके, ये बात समझ गए। तीसरा डाउट, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो आप जानते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में 1909 का भी जिक्र होता है, 1919 का भी जिक्र होता है, 1935 का भी जिक्र होता है। तो सबसे पहली बार अगर मैं पूछूं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत किसको अधिकार दिया गया था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में, तो आप बोलोगे मुस्लिमों को। तो आप बोलोगे सबसे पहली बार मुस्लिमों को अधिकार दिया गया था 1909 के अंदर। तो अगर मैं पूछूं कि 1919 के अंदर किसको अधिकार और मिला प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत, तो आप बोलोगे 1919 के अंदर जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत जो अधिकार मिला वो इसको विस्तार किया गया। वहां पे जो एंग्लो भारतीय थे उनको अधिकार दिया गया, या इसके अलावा जो है और जैसे कि सिख वगैरह उनको अधिकार दिया गया, है ना। फिर 1935 में इसको महिला और श्रमिकों उन सभी लोगों के लिए इसको बढ़ा दिया गया। इसका भी ध्यान रखना है कि किसको कब अधिकार मिला। एक लास्ट फाइनल डाउट जो है कि प्रांतों के अंदर द्वैध शासन या प्रांतीय स्वायत्तता की बात आती है। देखिए आप जानिए स्टूडेंट, रटने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं बोल देता हूं कि 1919 में प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में हुई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 में। इसका मतलब क्या हुआ कि 1919 तक आप ये समझिए कि 1919 तक भारतीयों को इतना अधिकार नहीं था कि उनको केंद्र के अंदर मतलब कि आप एक ही चीज का ध्यान रखिए कि द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत ही 1919 में हुई। तो केंद्र में तो पावर भारतीयों को मिलनी थी ही नहीं, तो केंद्र के अंदर भारतीयों को पावर नहीं मिलनी थी। तो प्रांतों में कुछ मामलों में भारतीयों को पावर दी गई, वो भी हस्तांतरित विषय होते थे।
कुछ रिजर्व विषय होते थे जिनको मतलब अपने पास रख लिया, कुछ ट्रांसफर्ड विषय होते थे जो भारतीयों को दे दिए गए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो केंद्र तो पूर्णतः सरकार के अधीन था, मतलब केंद्र अंग्रेजों के अधीन था, प्रांतों के अंदर मामला बटा हुआ था, कुछ रिजर्व कुछ ट्रांसफर वाला, रिजर्व ट्रांसफर वाला। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब बात आती है कि 1935 में कंप्लीटली प्रांत जो है भारतीयों के अधीन आ गए। आप जानते हैं 1937 में चुनाव भी हुए थे कई प्रांतों के अंदर, तो प्रांतों में द्वैत शासन ही 1935 में केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। और दूसरा आप देखते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता, एक वर्ड आता है प्रांतीय स्वायत्तता, कंप्लीटली इंडिपेंडेंस स्टेट की 1935 की, वो 1935 की। तो मैंने कुछ डाउट्स आपको आज सेकंड पार्ट के अंदर कराने का प्रयास किया है। आप ईमानदारी से बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।